हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग ऑल इंडिया AJPYQ सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। अगर आपने अब तक उसको डिस्कस नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कर सकते हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास इंट्रोडक्टिव पार्ट्स की। इंट्रोडक्टिव पार्ट्स का आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट, बिल्कुल उसी तरह से डिस्कस करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट को कवर किया है। तो आइए बात करते हैं आज के अपने इस सेशंस के पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। हालांकि मैंने प्रीवियस में भी आपको एक सेशंस कंप्लीट करवा लिया है, अगर आपने उसको कवर नहीं किया है तो पहले आप उसको कवर कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चंस क्या बोला है, द मेन मेथड्स अडॉप्टेड फॉर द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एज पर लेटेस्ट IS कोड। आपको लेटेस्ट कोड बताना है कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम कौन से मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। जब भी हम डिजाइन ऑफ फिलॉसफी की बात करते हैं तो मेनली हम तीन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसके बाद आता है आपके पास अल्टीमेट लोड मेथड और लास्ट में आता है हमारे पास सर लिमिट स्टेट मेथड। जो लेटेस्ट कोड मेथड हुआ है आपके पास वो कौन सा होगा सर, आपके पास लिमिट स्टेट मेथड्स होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो इसका आंसर क्या होगा सर, आपके पास लिमिट स्टेट मेथड्स होगा। क्लियर है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिमिट स्टेट मेथड्स के बारे में कि दिस इज द न्यू लेटेस्ट मेथड, कि दिस इज द न्यू लेटेस्ट मेथड। ये आपके पास न्यू लेटेस्ट मेथड है। क्लियर है। पहला पॉइंट तो आपको ये पॉइंट याद क्लियर होगा जो आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं सेकंड मेथड की कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टोप्लास्टिक थ्योरी। ये जो मेथड है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टोप्लास्टिक थ्योरी। क्लियर है। इलास्टोप्लास्टिक थ्योरी पे क्या है आपका बेस्ड है। क्लियर है। बिल्कुल ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट जब हम बात करते हैं आपके पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड की तो ये आपके पास ओल्डेस्ट मेथड है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड। तो आप लिख सकते हैं दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड। कैसा मेथड है सर, आपके पास ओल्डेस्ट मेथड है। और दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, ये मेथड किस पे बेस्ड है, यानी कि जिस तरह से हम लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं तो लिमिट स्टेट मेथड किस पे बेस्ड था सर, आपके पास ये इलास्टोप्लास्टिक थ्योरी पे बेस्ड था। बट जब हम बात करते हैं आपके पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड की तो ये किस पे बेस्ड है सर, आपका सर ये आपका इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। किस पे है सर, इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। क्लियर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, बिल्कुल सही। पॉइंट्स क्लियर हुआ है। और अगर हम बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड को तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है सर, ये आपके पास बेस्ड ऑन सेफ्टी पे बेस्ड है, सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी पे बेस्ड है। क्लियर है। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गया आपके पास कि जो लिमिट स्टेट मेथड है वो किस किस पे बेस्ड है सर, आपका सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी पे बेस्ड है। और दिस मेथड इज आल्सो नोन एज इलास्टोप्लास्टिक थ्योरी। क्लियर है, क्लियर हो गया है। बट जब हम बात करते हैं अल्टीमेट लोड मेथड की तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्लास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। तो अल्टीमेट लोड मेथड्स को भी अगर मैं लिखना चाहूं तो ये भी मैं लिख सकता हूं कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्लास्टिक थ्योरी। किस पे बेस्ड है, प्लास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। क्लियर है। तो ये आपने ध्यान रखना। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है, अल्टीमेट लोड मेथड है वो आपके पास प्लास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। बट जो हमारे पास बात की जाए लिमिट स्टेट मेथड, तो लिमिट स्टेट मेथड ने क्या किया है, दोनों की अप्रोच को फॉलो किया। उसने इलास्टिक थ्योरी को भी फॉलो किया और उसने प्लास्टिक थ्योरी को भी फॉलो किया। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टोप्लास्टिक थ्योरी हुआ है। क्लियर है। तो इसका जो अगर मैं राइट आंसर देखना चाहूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आपके पास बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड क्वेश्चंस क्या बोला है कि परमिसिबल स्ट्रेस इन डिजाइन ऑफ ए स्टील स्ट्रक्चर इज गिवन बाय। आपको परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू बताना है। देखिएगा जब भी हम परमिसिबल स्ट्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसका सर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम डक्टाइल मटेरियल के लिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके लिए सर, फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए देखते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए।
तो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास क्या हो जाएगा, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा आप। तो हो जाएगा सर हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा। यील्ड स्ट्रेस बाय आपके पास क्या हो गया सर, यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस हो गया है, ठीक है। या हम लिख सकते हैं यील्ड स्ट्रेस बाय परमिसिबल स्ट्रेस, तो ये भी आप लिख सकते हैं यील्ड स्ट्रेस बाय परमिसिबल स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस बाय परमिसिबल स्ट्रेस। क्लियर है। तो यहां से आप रिलेशन निकाल सकते हैं परमिसिबल स्ट्रेस का। तो परमिसिबल स्ट्रेस को मैं जो रिप्रेजेंट करूंगा उसको मैं PS लिखता हूं, परमिसिबल स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस को सर मैं FY लिखता हूं, क्लियर है। वर्किंग स्ट्रेस को मैं WS लिखता हूं, पर यील्ड स्ट्रेस को FY लिखता हूं। तो यहां से जो मेरा रिलेशन निकल के आएगा, परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा सर यील्ड स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ स्ट्रेस C, यानी कि FY बाय FOS हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपने किसके लिए बताया सर, ये आपने ये बताया डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो यील्ड स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो यील्ड स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर A इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये तो कंडीशन है मेरे पास सर डक्टाइल मटेरियल के लिए। अगर मुझे सर ब्रिटल मटेरियल के लिए देखना है, किसके लिए देखना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ब्रिटल मटेरियल्स के लिए देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिएगा, तो उसके लिए अगर हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, तो अल्टीमेट स्ट्रेस FU हो जाएगा और वर्किंग स्ट्रेस आप WU लिख सकते हैं, वर्किंग स्ट्रेस को WS लिख सकते हैं। क्लियर है। तो दोनों ही कंडीशंस में मैंने आपको बता दिया है, आपके पास डक्टाइल मटेरियल के रिस्पेक्ट में भी और आपके ब्रिटल मटेरियल के रिस्पेक्ट में भी। तो राइट आंसर क्या हो गया सर मेरे पास, A इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन की। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, द कार्बन कंटेंट ऑफ माइल्ड स्टील इज। तो देखिएगा ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्टील लिख दूं मैं यहाँ पर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो टाइप्स ऑफ स्टील में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कौन से स्टील की बात करते हैं और परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आता है सर आपके पास रोट आयरन। कौन सा आता है सर हमारे पास, रोट आयरन आता है। रोट आयरन के बाद हम बात करते हैं सर किसकी, लो कार्बन स्टील की। किसकी करते हैं सर, लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील के बाद हम बात करते हैं मीडियम कार्बन स्टील। कौन सा आता है, मीडियम कार्बन स्टील। और मीडियम कार्बन स्टील के बाद हम बात कर लेते हैं आपके पास सर हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर जब हम रोट आयरन्स में कार्बन कंटेंट देखते हैं तो लेस देन 0.1% होता है, और अगर हम बात करते हैं लो कार्बन स्टील में तो अप टू कितना होता है सर आपके पास 0.3% होता है। और मीडियम की बात करते हैं तो 0.3% से लेकर आपके 0.6% होता है, और 0.6 से लेकर 1.4% तक होता है। क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूं लो कार्बन स्टील की, तो लो कार्बन स्टील को हम एज ए स्ट्रक्चरल स्टील के नाम से भी जानते हैं और एज ए हम माइल्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन का कंटेंट देखने को मिलता है वो आपको क्या देखने को मिलता है सर, लो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपके पास, लो इज द राइट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने प्रीवियस पार्ट्स में भी कवर किया है। अगर आपने मेरा पहला पार्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा तो सेकेंड पार्ट्स में भी आपके कंसेप्ट रिवाइज हो सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। स्टील इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डैश टू डैश। तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले स्टील की, तो स्टील क्या हमारे पास सर एक एलॉय है। क्या है सर हमारे पास एक एलॉय है जिसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या रहते हैं आपके पास सर, आयरन रहता है और कार्बन रहता है। क्या रहता है सर आपके पास, आयरन जो मैं Fe से रिप्रेजेंट करता हूं, और दूसरा आपके पास सर कार्बन रहता है, कार्बन को मैं C से इंडिकेट करता हूं। अब जब बात करते हैं हम सर आयरन की कि सर आयरन यहाँ पर कितना रीच कर सकता है, तो यहाँ पे 99% तक रीच कर सकता है आपका सर आयरन का लेवल।
क्लियर है? तो ये पॉइंट्स भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिएगा, स्टील ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ आयरन, कार्बन टू आयरन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कार्बन टू आयरन। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। और ये भी क्लियर हुआ है कि जो स्टील है हमारे पास वो क्या है, एक प्रकार का आपके पास एलॉय है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि द डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम कंपेयर टू स्टील इज, कि जो डेंसिटी होती है एल्युमिनियम कंपेयर ऑफ स्टील वो क्या होती है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टील, गामा स्टील की, गामा, पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम की कितनी होती है सर? आपके पास 2.7 ग्राम पर सीसी होता है। और अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टील की बात करते हैं तो कितना होता है आपके पास? 7.85 ग्राम पर सीसी होता है। कुछ इसी तरह से है, आपको बताना है रिलेशंस यहाँ पर। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील, तो यहाँ पे देखिएगा डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम कितना है हमारे पास? 2.7 ग्राम पर सीसी है। और अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम की तो ये आपके पास 7.8 ग्राम पर सीसी है। सॉल्व करेंगे तो 1.2 पॉइंट समथिंग कितना आ जाएगा आपके पास? 89 समथिंग आ जाएगा, 89 आ जाएगा, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ 1/3। क्लियर है? तो डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम एज कंपेयर टू स्टील क्या है आपके पास? 1/3 है। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट क्या मिला? एल्युमिनियम की डेंसिटी भी आपको नॉन हो गई और स्टील की डेंसिटी भी नॉन हो गई, और बाद में आपने उनका कंपैरिजन भी कर लिया, और कितना हुआ सर? वो आपके पास 1/3 हो गया है। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपके पास डबल नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा, हाफ नहीं होगा, क्या हो जाएगा सर? आपके पास 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ISLB। तो मैंने आप सभी को बताया है कि IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, L का मतलब लॉन्ग नहीं हो सकता है, L का मतलब होता है लाइट बीम। ठीक है? तो अगर मैं बात करता हूं इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, तो इसका आंसर क्या हो गया है सर? आपके पास बी हो गया है। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम का अगर मैं यूज्ड की बात करता हूं तो यूज्ड फॉर कहां किया जाता है? आपके पास पर्लिन्स में किया जाता है। कहां किया जाता है? पर्लिन्स एंड शीटिंग रेल, एंड शीटिंग रेल्स में किया जाता है आपके पास। ठीक है? तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इसका यूज हम पर्लिन्स एंड शीटिंग रेल्स में करते हैं, क्योंकि वहां पे हम हल्के क्या चाहिए होते हैं, आपके पास हल्के आई बीम्स रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि फॉर ए स्ट्रक्चरल्स एलिमेंट ऑफ स्टील स्ट्रक्चर विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड्स की, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, वैसे मैं क्वेश्चंस बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है? अगर मैं लिमिट स्टेट मेथड की बात करता हूं, ये सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी पर बेस्ड होता है। किस पे सर? आपकी सेफ्टी पे बेस्ड होता है। ठीक है? सेफ्टी पे बेस्ड होता है, और दूसरा सर आपके पास वो सर्विसिबिलिटी पे बेस्ड होता है, सर्विसिबिलिटी पे बेस्ड होता है। देखिएगा, जब ये सर्विसिबिलिटी पे बेस्ड होता है तो इसी मेथड को हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स भी बोलते हैं और लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं हम सर लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है? और जब हम सर्विसिबिलिटी पे बेस्ड होगा तो इसको बोलेंगे सर हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है? बिलिटी, सर्विसिबिलिटी। क्लियर है? अब देखिएगा, जब भी आपका स्ट्रक्चर अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर आपको ध्यान रखे जाते हैं सर? यहाँ पे टॉर्जन हो गया जैसे आपके पास, ठीक है? फ्लेक्सर हो गया आपके पास, फ्लेक्सर हो गया आपके पास सर, कंप्रेशन हो गया आपके पास, फैटिग हो गया आपके पास, ठीक है, एक्सेट्रा। क्लियर है? बट जब हम बात करते हैं सर सर्विसिबिलिटी के केस में, नहीं कि आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है, तो इस कंडीशन में आपको डिफ्लेक्शन रखना पड़ता है। डिफ्लेक्शन हो गया सर, क्रैकिंग हो गया आपके पास, ठीक है, वाइब्रेशन हो गया है, वाइब्रेशन हो गया है, फायर हो गया आपके पास, ठीक है, लीकेज हो गया आपके पास, लीकेज हो गया, और आपके पास सर ड्यूरेबिलिटी हो गया, ड्यूरेबिलिटी
ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा हो गया। यानी कि ये सारे फंडामेंटल्स आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिएगा कि द स्ट्रक्चर एलिमेंट स्टील स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। तो अगर लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ को LS लिख रहा हूं। डिफ्लेक्शन भी किसके अंदर आता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर आता है। फायर भी किसके अंदर आता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर आता है। बट अगर मैं टॉर्जन की बात करता हूं तो टॉर्जन किसके अंदर आता है, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर आता है। तो ये आता है सर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, सी लिख देता हूं। ठीक है, आप लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि इन ए स्ट्रक्चरल स्टील वर्क इज मेंशन दैट ए रोल्ड स्टील सेक्शन, रोल्ड स्टील सेक्शन की बात कर रहा है ISLB। ISLB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम्स को अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से हम बनाएंगे, इस तरह से। इसका एक 2 फ्लैंज होते हैं और एक वेब होता है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। ये कौन सा पोर्शन हुआ है सर इसका, ये वेब होता है। वेब किसके लिए डिजाइन किया जाता है, शेयर को रजिस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर फ्लैंज, तो फ्लैंज किसको रजिस्ट करता है सर, आपके बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। तो ये भी मेरे पास क्या है सर, फ्लैंज। और फ्लैंज किसको रजिस्ट करता है सर, बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। सर कितना बेंडिंग मोमेंट, सर मोर देन 80% बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। क्लियर है? अब जो ये सेक्शन होता है आपके पास आई सेक्शन, ये कैसा होता है सर आपके पास, ये सर स्टीप सेक्शन होता है। कैसा होता है सर, स्टीप सेक्शन होता है। स्टीप के साथ साथ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आपको बताना है कि ISLB 500 क्या इंडिकेट करता है आपके पास, डेप्थ ऑफ दी सेक्शन को इंडिकेट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसको 500, तो ये क्या बता रहा है आपके पास सर, डेप्थ ऑफ दी सेक्शन बता रहा है। डेप्थ ऑफ दी सेक्शन बता रहा है आपके पास। ठीक है, और अगर हम बात करोगे 8.735.8 न्यूटन, ये क्या बता रहा है आपके पास, सेल्फ वेट बता रहा है पर मीटर लेंथ पे। ये क्या बता रहा है सर आपको, सेल्फ वेट बता रहा है पर मीटर लेंथ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। पहला बोला है टी सेक्शन, भाई टी सेक्शन की तो बात ही नहीं की जा रही है, किसकी की जा रही है, आपके पास आई सेक्शन की बात की जा रही है। तो पहला ही ऑप्शन तो आपके पास क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। बी देखते हैं कि एन ए आई सेक्शन 500 mm डीप, बिल्कुल डेप्थ ऑफ द सेक्शन 500 mm है एंड सेल्फ वेट इज 735.8 न्यूटन पर मीटर लेंथ। यस, तो अगर मैं बात करता हूं बी स्टेटमेंट की, तो बी स्टेटमेंट क्या है सर मेरे पास, ट्रू है। सी देखते हैं कि एट ए टी सेक्शन 500 mm, देखिएगा टी नहीं है भाई, आई सेक्शन है, तो ये भी स्टेटमेंट आपके पास गलत हो गई है। नेक्स्ट बोल रहा है चैनल सेक्शन, नहीं भाई जब आई सेक्शन की बात कर रहा हूं तो चैनल सेक्शन तो आपको एल शेप की तरह दिखाई देता है, तो ये भी नहीं होगा भाई। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास कौन सा हो जाएगा सर, वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो बी को क्या कर लीजिएगा सर, आप कैप्चर कर लीजिएगा भाई। क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द सेफ्टी लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लिमिट स्टेट मेथड होता है वो सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी पे बेस्ड होता है। सेफ्टी की कंडीशन आपकी तब फॉलो की जाती है जब आपका स्ट्रक्चर अंडर कंस्ट्रक्शन हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डियर आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो वहां पे जब भी आप अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो किन किन पैरामीटर्स के मद्देनजर बनाते हैं कि वहां पे किसी भी तरह का सर शेयर ना हो, फ्लेक्सर ना हो, कंप्रेशन ना हो, टॉर्जन ना आए, फैटिंग ना आए। ये सारे के सारे जो क्राइटेरिया है वो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन ही फॉलो करने पड़ते हैं। बट जब आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है, यानी कि सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो उस कंडीशन में वहां पे आपका डिफ्लेक्शन चेक किया जाता है, क्रैकिंग चेक किया जाता है, वाइब्रेशन चेक किया जाता है, फायर चेक किया जाता है, ड्यूरेबिलिटी चेक की जाती है, लीकेज एक्सेट्रा चेक किए जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि इसमें से कौन सा है आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर। वाइब्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर आता है।
ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को मैं एसएस बोलता हूँ, LSS। कोरोजन एंड ड्यूरेबिलिटी की भी बात करते हैं तो ये भी आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर आता है। रिपेयर डैमेज ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन भी किसके अंदर आता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर आता है। फ्रैक्चर ड्यू टू फैटिग किसके अंदर आता है, ये आता है सर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर, जिसको हम लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा कौन सा कंसीडर किया जाता है, सर आपका ऑप्शन डी कंसीडर किया जाता है। क्लियर है, एसएससी जेईई में पूछा था, बहुत ही सिंपल सवाल था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, स्टैंडर्ड गेज लेंथ ओवर विच द एक्सटेंशन इज टू बी मेजर्ड डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन एज द स्पेसिमन इनिशियल क्रॉस सेक्शन AC इज। आपको क्या फाइंड आउट करना है, गेज लेंथ क्या निकालना है। गेज लेंथ को देखिएगा यहाँ पर, ये मैं क्वेश्चंस करवा भी चुका हूँ आपको, ठीक है। तो गेज लेंथ क्या होता है हमारे पास, सर गेज लेंथ होता है हमारे पास 5.65 AE, क्रॉस सेक्शन एरिया को इसने AC से रिप्रेजेंट किया। गेज लेंथ को मैं GL से इंडिकेट करता हूं और ये हो जाएगा मेरे पास 5.65 AE। A क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्पेसिमन इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया, या A0 भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है, तो देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 5.65 AC। तो आपके पास सर C इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो इस तरह के सिंपल सिंपल सवाल है। देखिएगा अगर आपने पहला पार्ट बहुत अच्छे से कवर किया है तो कुछ कंसेप्ट आपका यहाँ पे भी रिवाइज हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट परटेनिंग टू द स्टील आर ट्रू और फॉल्स। स्टील के रिस्पेक्ट में कोई स्टेटमेंट दी गई है और उसमें से बताना कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। पहला बोला है कि माइल्ड स्टील है वो हाई अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ व्हेन कंपेयर टू हाई कार्बन स्टील, और दूसरा बोला है टॉर स्टील इज हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार विद हाई यील्ड एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। नहीं सर, पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी सर, फॉल्स हो जाएगी। सेकंड बोला है टॉल स्टील है हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार विद हाई यील्ड एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, यस ये ट्रू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट 1 आपके पास फॉल्स है जबकि स्टेटमेंट आपके पास ट्रू सही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग फोर्सेस शुड बी कंसीडर फॉर द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स एरिया इन सिस्मिक एक्टिविटी। कि जब आपके स्ट्रक्चर्स में क्या हो, आपका सिस्मिक एक्टिविटी का एरिया कंसीडर किया जाए तो वहां पे आप कौन सी फोर्स कंसीडर करते हैं। तो उस कंडीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स कंसीडर की जाती है वो आपके पास अर्थक्वेक फोर्सेस कंसीडर की जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मिनिमम एलोंगेशन ऑफ माइल्ड स्टील एंड HYST। तो माइल्ड स्टील का अगर हम एलोंगेशन देखते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कितना होता है सर, आपके पास 23% होता है, और HYSD का कितना होता है सर, आपके पास 14.5% होता है, 14.5%। तो इसी को आप कैप्चर कीजिएगा, 23% माइल्ड स्टील का है और 14.5% आपका किसका है, HYSD का। तो ऑप्शन सी आपके पास क्या हो गया है सर, यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि रोल्ड स्टील ट्यूब आर रेफर्ड बाय देयर। देखिएगा यहाँ पे रोल्ड स्टील ट्यूब की बात की जा रही है, किसको रेफर करेगी, आउटर डाया, इनर डायामीटर या एवरेज डायामीटर। देखिएगा वहां पे हम ये सारी कंडीशंस फॉलो करते हैं। आउटर डायामीटर्स भी होता है आपके पास, और सर इनर डायामीटर्स भी होता है, और आपके पास सर आउटर रेडियस भी होता है। बट जो वहां पे रेफर किया जाता है किसको रेफर किया जाता है सर, वो आउटर डायामीटर एंड थिकनेस ऑफ बोथ, और दोनों की थिकनेस ली जाती है, वो चाहे आउटर हो चाहे इनर हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आउटर डायामीटर्स हो जाएगा OD, और जो थिकनेस रहेगी वो दोनों के कंपेयर में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस बाय परमिसिबल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस। तो मैंने आपको ये अभी बताया था, ठीक है। किसके लिए, डक्टाइल के केस में देखते हैं हम, डक्टाइल मटेरियल के केस में देखते हैं। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है हमारे पास वो क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो यील्ड स्ट्रेस FY बाय क्या होगा आपके पास, वर्किंग स्ट्रेस होगा, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस हो गया है। ब्रिटल मटेरियल के लिए देखते हैं हम, किसके लिए जाएंगे अब, ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो ये क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हो जाएगा हमारे पास, इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा। तो देखिएगा अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया आपके पास सर, ए इज द राइट आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसका राइट आंसर क्या हो गया सर हमारे पास, ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो रहा है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील का मतलब किसकी बात की जा रही है यहाँ पर सर, लो कार्बन स्टील की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है सर आपके पास, लो कार्बन स्टील, ठीक है। और लो कार्बन स्टील को ही हम क्या नाम देते हैं सर, इसको, इसी को सर हम एज ए माइल्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से सर, माइल्ड स्टील के नाम से। और यहाँ पे जो ग्रेड मेंशन किया जाता है वो रहता है सर आपके पास Fe250। और अगर बात करते हैं इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ रहती है Fy, वो कितनी रहती है सर हमारे पास 250 न्यूटन पर mm² रहती है डियर। क्लियर है। और अगर मैं बात करता हूं लो कार्बन कंटेंट कितना होता है सर इसमें, अप टू 0.3% होता है। 0.3% इन राउंड फिगर में लिख सकते हैं 0.20 से 0.27% के बीच में होता है। क्लियर है। तो देखिएगा ऑप्शन पहला 0.20 टू 0.27 या 0.70 से 0.8, देखिएगा अब 0.3 है मैक्सिमम, तो यहाँ पे 0.7 ज्यादा हो गया है, 1.2 ज्यादा हो गया है, 1.7, तो आपके पास बचता एक ही ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। देखिएगा यहाँ पर डेड लोड से रिलेटेड है, और लोड्स के लिए जो हम कोड स्टडी करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। लोड्स के लिए जो कोड है वो कौन सा कोड मेंशन किया गया है सर, IS 875 मेंशन किया गया है, IS 875। और IS 875 में आपके पास 5 पार्ट है। यहाँ पे हम मोस्टली 2 पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपके पास किसका है, डेड लोड का है, और सेकंड पार्ट आपका किसका है सर, आपके पास लाइव लोड का है। डेड लोड को हम एज ए सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, ये परमानेंट होता है। बट जब लाइव लोड की बात करते हैं तो ये कैसा, इसी को हम सुपर इम्पोज लोड के नाम से भी जानते हैं। और ये सर आपके पास कैसा होता है, मूवेबल लोड होता है, परमानेंटली नहीं होता है। बट डेड लोड क्या होता है आपके पास, परमानेंटली होता है। तो पहला बोला है डेड लोड इंक्लूड द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। सुपर इम्पोज लोड परमानेंटली अटैच टू द स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सही। तो अगर मैं बात करता हूं पहली स्टेटमेंट, तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी सर मेरे पास यहाँ पर, ट्रू हो गई है। डेड लोड चेंज देयर पोजीशन वेरी इन मैग्नीट्यूड, नहीं, डेड लोड कभी चेंज नहीं करता है, वो फिक्स रहता है, तो ये फॉल्स हो गया है। डेड लोड आर नोन एज द बिगिनिंग ऑफ द डिजाइन, नो सर, ये भी फॉल्स है। और आपके पास नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं हो सकता है, बस आपके पास सर एक ही ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है कि इन ए रियलिटी ऑल द कनेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर्स आर। देखिएगा जब हम स्टील स्ट्रक्चर में कनेक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मेनली 3 टाइप के कनेक्शन करते हैं। कौन कौन से कनेक्शन करते हैं, सबसे पहला जो हमने कनेक्शन किया था वो रिवेटेड से किया था। क्या किया था सर, हम रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है, हम रिवेटेड कनेक्शन की बात करते हैं। रिवेटेड कनेक्शंस की कुछ क्या रही होगी सर आपके पास, ड्रॉबैक रही होगी। तो उसको, उसकी ड्रॉबैक को किसने फुलफिल किया सर, आपके बोल्टेड कनेक्शन ने किया है। तो बोल्टेड, ठीक है। अब वोल्टेज कनेक्शन की भी कुछ ड्रॉबैक्स रही होगी, उसकी ड्रॉबैक को एडवांटेज किसने बनाई सर, वेल्डेड कनेक्शन की। तो आपके पास वेल्डेड कनेक्शन, ठीक है। तो मेनली हमारे पास ये 3 टाइप के कनेक्शन दिए जाते हैं। एक रहता है रिवेटेड कनेक्शन, दूसरा रहता है बोल्टेड कनेक्शन, और तीसरा रहता है आपके पास वेल्डेड कनेक्शंस। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या सिंपल है, रिजिड है, सेमी रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, अगर हम इन तीनों ही कनेक्शंस की बात करते हैं तो ये तीनों ही कनेक्शन कैसे होने चाहिए आपके पास सर, सेमी रिजिड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए सर, सारे कनेक्शन सेमी रिजिड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे होने चाहिए सर, ये सेमी रिजिड होने चाहिए। क्लियर है। तो इसी को आप क्या कर लीजिएगा, आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्लियर है, क्लियर हुआ। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है कि स्टील डिजाइन एज पर IS 800 फ्लोविंग्स आर इंक्लूडिंग द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी एक्सेप्ट
कि इसमें से कुछ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, उन पैरामीटर को छोड़ के इसका जो पैरामीटर्स नहीं है। अगर हम फायर की बात करते हैं तो इट इज द अंडर ऑफ किसके अंदर आता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के। कॉरोजन किसके अंदर आता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के। क्रैकिंग किसके अंदर आता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। वाइब्रेशन किसके अंदर आता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। स्नो लोड इज नॉट ए पार्ट ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अब आपने इस तरह के क्वेश्चंस को 3-4 क्वेश्चन इसी तरह के पूछे गए हैं, तो अब तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दे दिया है। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20। द डिजाइन ऑफ ए स्ट्रक्चर इज, कि जो आपका डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर हो क्या है, प्लानिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स है। हाँ, एक तरह से प्लानिंग भी है भाई। दूसरा बोला है कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेनिंग एक्शन एंड साइलेंट पॉइंट्स, हाँ कुछ कह सकते हैं, ये भी सही है। डिसाइडिंग द मटेरियल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरियस मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर्स, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, तो ये आपके पास क्या हो गया सर, सही हो गया है। हालांकि पहला ऑप्शन भी सही है, गलत नहीं है, सेकंड भी सही है, बट यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट कौन सा हुआ सर आपके पास, ऑप्शन ये वाला ट्रू हुआ, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या करते हैं हम, मटेरियल को डिसाइड करते हैं एंड उनके प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर के हिसाब से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर along with all the superimposed load permanently attached। ये बात ध्यान रखना कि लोड क्या है आपके पास, परमानेंटली अटैच्ड है। ठीक है, अब जब परमानेंटली अटैच का मतलब है तो लाइव लोड नहीं हो सकता है, यानी कि किस लोड की बात कर रहा हो, वो बात कर रहा है आपके पास डेड लोड की। तो ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे हम सर, डेड लोड बोलेंगे। तो उसको क्या बोला जाएगा आपके पास, डेड लोड बोला जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि फॉर ए सिंगल एंगल लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशो फॉर सेमी कंपैक्ट सेक्शन शुड बी लेस देन। देखिएगा यहाँ पर सिंगल एंगल सेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि जब सिंगल एंगल सेक्शन की बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात हो किसकी बात कर रहा होगा आपके पास, वो आपके पास कौन से सेक्शन की बात कर रहा होगा। सेक्शन आपके पास एक रोल्ड सेक्शन होता है, एक वेल्डेड सेक्शन होता है और एक आपके पास कंपैक्ट सेक्शन होता है। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं, एक इमेज है मेरे पास, पिक्चर। या मैं इसको लिख ही देता हूं आपके पास, ठीक है, लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर सेक्शन की, कि सेक्शन कैसे हैं आपके पास, या एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट लिख देते हैं। पहले क्या लिख देते हैं सर, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट में हमारे पास है सबसे पहले रोल्ड सेक्शन की बात की जाएगी। ठीक है, रोल्ड सेक्शन की बात की जाएगी और उसके बाद हम वेल्डेड सेक्शन की बात करेंगे। वेल्डेड सेक्शन की बात करेंगे। वेल्डेड के बाद हम कंप्रेशन ड्यू टू बेंडिंग, नेक्स्ट आएगा आपके पास कंप्रेशन ड्यू टू बेंडिंग, कंप्रेशन ड्यू टू बेंडिंग की बात करेंगे। और लास्ट जो रहेगा आपके पास एक्सियल कंप्रेशन रहेगा। नेक्स्ट रहेगा एक्सियल कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रोल्ड सेक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे आपके पास प्लास्टिक सेक्शन की। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा सर आपके पास, प्लास्टिक सेक्शन। ठीक है, प्लास्टिक सेक्शन हो गया आपके पास। प्लास्टिक सेक्शन के बाद हम बात करेंगे कंपैक्ट सेक्शन की, कंपैक्ट की, और लास्ट में आएगा आपके पास सर सेमी कंपैक्ट। कौन सा आएगा सर, सेमी कंपैक्ट सेक्शन आएगा। ये अलग अलग सेक्शन है, तो यहाँ पे हम इसको 1 by 1 देखेंगे। और ये टेबल आपको देख सकते हैं IS 800 2007 में भी इसकी वैल्यूज आपको यहाँ पे बताई जाएगी। ठीक है, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोल्ड सेक्शन के प्लास्टिक सेक्शन। तो प्लास्टिक सेक्शन की वैल्यू क्या रहेगी सर यहाँ पे 9.4 एप्सिलॉन। ठीक है, और उसके बाद हम कंपैक्ट की बात करेंगे तो 10.5 एप्सिलॉन, और अगर हम सेमी कंपैक्ट की बात करेंगे तो 15.7 एप्सिलॉन रहेगी।
क्लियर है, बिल्कुल सही। हमने रोल्ड सेक्शन की बात की, अब हम वेल्डेड की बात कर लेते हैं। तो वेल्डेड के लिए भी आपको क्लियर होनी चाहिए। 8.4 एप्सिलॉन, यहाँ पे पर सर 9.4 एप्सिलॉन, और यहाँ पे सर आपके पास कितनी हो जाएगी 3.5 एप्सिलॉन, कुछ इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई है। अब हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी सर, अब हम बात कर लेते हैं वेल्डेड की होगी, कंपैक्ट की। तो ये हो जाएगी 29.3 एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा हमारे पास 33.5 एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, सॉरी यहाँ पे 42, कितना हो जाएगा सर 42.5 एप्सिलॉन। क्लियर है। बट जब हम एक्सेल कंप्रेशन की बात करते हैं, एक्सेल कंप्रेशंस के लिए ये दो वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं की गई थी, नॉट पॉसिबल, नॉट आइडेंटिफाइड। बट इसके लिए कितनी थी सर आपके पास, इसके लिए भी 42.5 एप्सिलॉन थी। क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पर देख ली है। आपको पूछा है सेमी कंपैक्ट सेक्शन शुड नॉट बी लेस देन, सेमी कंपैक्ट के लिए आपके पास है 15.7, तो देखिएगा 15.7 है आपके पास। सेक्शन कैसा है सर हमारे पास, फॉर ए सिंगल एंगल लिमिटिंग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 15.7 एप्सिलॉन हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे से हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, फायर सेफ्टी कोरोजन ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया आर इंक्लूडिंग विच ऑफ देयर। तो किसके अंदर आता है फायर सेफ्टी कोरोजन ड्यूरेबिलिटी, सर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द फ्लोइंग विच इज नॉट ए इम्पोज लोड। देखिएगा हम बात कर रहे थे डेड लोड लाइव लोड की। डेड लोड को हम सुपर इम्पोज लोड भी बोलते हैं, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, लाइव लोड को हम इम्पोज लोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलना है कि इनमें से कौन सा इम्पोज लोड नहीं। इम्पोज लोड मतलब किसकी बात की जा रही है सर, लाइव लोड की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला बोल रहा है क्रेन लोड। क्रेन लोड भी मूव है, डस्ट भी मूव करता है, स्नो भी मूव करता है। इरेक्शन लोड इट इज द नॉट, तो आपका इरेक्शन नहीं है। इरेक्शन मतलब जो स्टैंडिंग है वो क्या है, परमानेंटली है। अब जब परमानेंटली है तो कभी भी आपका वो लाइव लोड नहीं हो सकता है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि सम स्टील्स डू नॉट शो यील्ड ऑफ प्लेट्यू, कि कुछ स्टील है जो आपका यील्ड ऑफ प्लेट्यू को शो नहीं करते। शो ए कंटीन्यूअस कर्व फॉर ए स्टील, हाउ इज द यील्ड स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन्ड। तो वहां पे हमें यील्ड स्ट्रेंथ कहां से ऑब्टेन्ड होगा, तो ऑब्वियसली बात वहां पे जो हमें यील्ड स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड होगा वो आपका ऑफसेट पॉइंट से होगा, और ऑफसेट कहां पे लिया जाएगा आपके पास 0.2%। तो आप देखिएगा स्ट्रेस स्ट्रेन वर्सेस का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, बिल्कुल से। और यहाँ पे कुछ आपके पास यील्ड स्ट्रेस रहता है कुछ इस तरह से, इस तरह से। ये हमारे पास Fy और ये ऑफसेट 0.2%। तो पहला रहेगा बाय ड्राइंग 0.2% ऑफसेट ऑफ द स्ट्रेन। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर, ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि इन ए प्रॉपर्टी क्लास 4.6 द 4 इंडिकेट द, 4 क्या इंडिकेट करता है आपके पास 100th पार्ट, क्या करता है ये 100th पार्ट ऑफ द नॉमिनल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, आप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ 0.6, तो 0.6 क्या इंडिकेट करता है, यील्ड स्ट्रेस बाय अल्टीमेट स्ट्रेस। इट इज द रेशियो ऑफ, ये क्या इंडिकेट करता है आपके पास, इट इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस बाय अल्टीमेट स्ट्रेंथ, Fu बाय Fy इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकाल सकते हो FUB। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 100 मतलब 100 डिवाइड, ये हो जाएगा आपके पास 400 मेगा पास्कल। और अगर मैं यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना चाहूँ तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या हो जाएगा मेरे पास 400 इंटू 0.6, तो ये कितना हो जाएगा सर 240 मेगा पास्कल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या निकाल दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट भी निकाल दिया है और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट भी फाइंड आउट कर दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27
क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, द स्ट्रेन एट पॉइंट द स्टील इज इक्वल टू दैट ऑफ एडजॉइनिंग कंक्रीट इज नोन एज। देखिएगा जब भी हमारे पास कंक्रीट और स्टील की बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, और उस कंडीशंस में आपके पास स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, when the effects of wind is considered, design the addition of dead load, live load, impact load, permissible stresses steel may be exceed up to limit। देखिएगा जब भी आपके स्ट्रक्चर्स में विंड लोड का इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा तो उस कंडीशन में आपको कितना एक्सीड करना है सर, 40.3 या 50.3 या 33.33, तो आपको एक्सीड करना है सर 33.33% एक्सीड करना है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ स्टील इज, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ स्टील होता है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं। उसकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती है वो कैसी होती है सर, आपके पास एज ए फाइब्रस होती है। पहला बोला है ग्रैनुलर होती है, क्रिस्टलाइन होती है, जेल होती है या फाइब्रस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, फाइब्रस होती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ निकल शुड बी एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। देखिएगा अगर मैं स्टेनलेस स्टील की बात करता हूं तो सबसे पहले हम क्रोमियम की बात कर लेते हैं। क्रोमियम पत्र तो Cr यहाँ पे कितना ऐड किया जाता है सर, 15 से 18% तक ऐड किया जाता है। बट जब हम बात करते हैं सर किसकी, निकल की, यानी कि Ni की, तो निकल कितना परसेंट ऐड किया जाता है सर, 8 से 10% ऐड किया जाता है। तो ऑप्शन में देखिएगा क्रोमियम नहीं पूछा गया है, निकल पूछा है, तो निकल कितना रहेगा सर आपके पास, 8 से 10%। पहला ऑप्शन बोला है 15 से 20, 15 से 20 तो नहीं होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट बोला है 10 से 12, देखिए एक्सीड कर रहा है, नहीं 12 भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है 1 से 2 तो नहीं होगा, तो आपके पास बचता है एक ही ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, सी हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर बी, बोला भाई 10% से ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पे ये 10% मैंने मैक्सिमम है, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 12 है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कौन सा सही आंसर होगा आपके पास, सी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, द मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन स्टील स्पेसिफाइड IS 2062। तो देखिएगा मिनिमम कार्बन स्टील इज स्पेसिफाइड, तो देखिएगा मिनिमम के हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर सर, हम माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं, माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं। जब हम कितना यूज करते हैं सर, Fe 250 यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में जो मेरी मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी डियर, तो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो 230 मेगा पास्कल होगी। कितनी होगी सर, 230 मेगा पास्कल। और वहां पे सर थिकनेस टू डेप्थ रेशो आपके पास क्या होना चाहिए, मोर देन 40 होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो आपका जो राइट आंसर होगा सर वो आपके पास क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है सर आपके पास, यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस कहो या अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, तो पहला ही ऑप्शन आ गया आपके पास, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पास रिपीट हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है, डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील बीम इज लिमिटेड शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर, स्पैन बाय 325 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर, सी हो गया है। क्लियर है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, द वेट ऑफ 12 mm राउंड स्टील बार इज डैश के दी, कि जब आपके पास स्टील बार कितनी है, 12 mm की है, तो उसका आपको वेट निकालना है। तो वेट ऑफ बार क्या निकालना है सर, आपको वेट निकालना है पर मीटर बार का। तो फॉर्मूला है सर हमारे पास d²/162, कुछ इसी तरह से है, यस सर 162। अब देखिएगा डाया आपके पास दिया है कितना सर, 12 का स्क्वायर बाई 162, ये कितना हो जाएगा सर, 144 डिवाइडेड बाय 162। तो यहां से जो आ जाएगा 0.88 आ जाएगा, तो ये जो आएगा हमारे पास 0.89 kg
पर मीटर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 12 mm का बार का आपको निकालना था, तो यहाँ से आपके पास 0.89, तो 0.89 मतलब बी आपका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील कंपेयर टू अल्टीमेट कंप्रेसिव स्टील इज, क्या होगी आपके पास, स्ट्रेस ज्यादा होगी, मोर होगी। ठीक है, कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील कंपेयर टू अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस इज मोर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील इज जनरली टेकन एज, तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टील की बात कर रहे हैं, तो कितना होता है 1.78 होता है। और अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील कितना होता है सर हमारे पास, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील तो हमारे पास ये होता है सर 1.15। तो देखिएगा 1.15 तो नहीं दिया है, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के रिगार्डिंग बात की है, तो 1.78 को आप अप्रोक्स बता सकते हैं 1.8, यानी कि अप्रोक्स आपके 1.8 भी आपको देखने को मिलता होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 आज का लास्ट क्वेश्चन, द स्टील यूज्ड फॉर कटिंग टूल इज नोन एज, कौन सा स्टील है जिसका यूज हम कटिंग टूल्स में करते हैं, वो है आपके पास हाई कार्बन स्टील। और हाई कार्बन स्टील में आपका कार्बन कंटेंट कितना होता है, हाई कार्बन स्टील आप लिख सकते हैं, तो सर हाई कार्बन स्टील में जो मेरा कार्बन कंटेंट होता है 0.6 to 1.4% होता है। और अगर हम बात करते हैं माइल्ड स्टील में तो कितना होता है सर, ये होता है हमारे पास अप टू 0.3% होता है। और अगर सर मीडियम कार्बन स्टील की बात करते हैं तो 0.3% से लेकर 0.6% के बीच होता है। क्लियर है? तो इस तरह से जो हमारा सेकंड पार्ट था उसको भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है डियर। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से कि सर थर्ड पार्ट्स भी करवाइएगा तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में कर सकते हो, चाहे जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इस तरह से डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के इंट्रोडक्टिव के हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत जल्द ही हम आपके लिए थर्ड पार्ट्स भी लेकर आएंगे। तब तक डियर आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।